Hi friends and dear students, I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. हम लोग आज 1815 जो एक कालक्रम है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कालक्रम है क्योंकि अब यही फ्रांस खुद प्रजातांत्रिकरण करने के नाम पर, राष्ट्र राज्य स्थापित करने के नाम पर, यह खुद नेपोलियन एक के बाद एक जो हम देख रहे हैं जो यूरोपियन स्टेट्स हैं वहां पर अपना प्रभुत्व कायम करते गए और अपना आतंक धीरे धीरे वह फैलाते गए। इस आतंक से परेशान होकर जो यूरोप के और भी सारे कंट्रीज थे, यूरोप के कुछ कंट्री आपस में साथ में एक साथ होकर, जैसे ब्रिटेन के साथ रसिया के साथ पर्सिया और ऑस्ट्रिया, ये सारे शक्ति आपस में इकट्ठा होकर नेपोलियन को करारा जवाब दिया। ये लिबरल नेशनलिस्ट, ये उदारवादी राष्ट्रवाद, ये चाहते थे और सामाजिक समानता, एकता और बराबरी और स्वतंत्रता के अधिकार के अलावा आर्थिक एकीकरण कर दिया जाए। जो पहले हम लोग देखते थे नेपोलियन के समय में किस प्रकार से जो नेपोलियन के द्वारा विजित जर्मन 39 स्टेट्स थे, वहां हर एक स्टेट्स के बॉर्डर पे अलग अलग प्रकार का जो सीमा शुल्क लगभग 5% के आसपास देना पड़ता था और जो मेजरमेंट भी अलग अलग प्रांतों का अलग अलग था। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कपड़ा नापने का जो पैमाना एले फ्रांस में था, किस प्रकार से अलग अलग हम लोग देखते थे। जैसे हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग तक कोई व्यापारी अगर जाता था तो 11 सीमा शुल्कों से, टेरिफ बैरियर से गुजरना पड़ता था और 11 बार उसे टैक्स लेवी उनसे वसूला जाता था। और 1815 का जो ये टाइम लाइन है, 1815 का टाइम लाइन या टर्निंग पॉइंट, एक और पड़ाव जहां पर कुछ परिवर्तन यूरोपीय इतिहास में हमें देखने को मिलता है, जब नेपोलियन का हार बुरी तरह से होता है। और इसके साथ ही बुर्बो वंश को, जो नेपोलियनिक वार के समय, उसके पहले जो बुर्बो वंश को फ्रांस से उखाड़ के फेंक दिया गया था, हटा दिया गया था, पुनः बुर्बो वंश को स्थापित किया गया। यह बुर्बो वंश को स्थापित करना, यह कुलीनों का शासन पुनः स्थापित करने का प्रतीक था, रूढ़िवादियों को स्थापित करने का प्रतीक था। एक महत्वपूर्ण बात जो ये यूरोपीय कंट्री ने महसूस किया कि पुनः फिर से फ्रांस अपना फन नहीं फैला सके, फिर से वह भय का आतंक नहीं फैला सके। जो भय का आतंक, जो भय नेपोलियन के नेतृत्व में, नेपोलियन के शासन काल में जो फैलाया था, जिस प्रकार से एक के बाद एक यूरोपियन देशों को जो कैप्चर करता गया था, अधिकार करता गया था, हड़पते गया था, नहीं कर सके। इसके लिए जो यूरोपियन कंट्रीज थे, जैसे ब्रिटेन, जैसे रूस, जैसे ऑस्ट्रिया, जैसे पर्सिया, इन लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि फ्रांस को, कि ये जो फ्रांस हम देखते हैं, फ्रांस को इस प्रकार से घेर दिया जाए कि पुनः फ्रांस अपना प्रसार यूरोप के अन्य देशों में नहीं कर सके। यह अलग वाली बात है कि जो 39 स्टेट्स पहले नेपोलियन के बना दिया गया था, जो 39 स्टेट्स नेपोलियन के द्वारा जो जर्मन 39 स्टेट्स बना दिया गया था, उन्हें यथावत रहने दिया गया। उनके अलावा फ्रांस को जो हम देखते हैं कि किस प्रकार से घेर दिया गया। उत्तर में जैसे देखते हैं, नॉर्थ में नीदरलैंड को, बेल्जियम को मिलाकर नीदरलैंड बना दिया गया, और साउथ में, फ्रांस साउथ में हम देखते हैं कि जो पिडमोंट को बना दिया गया और पिडमोंट में जेनेवा को शामिल कर दिया गया। और ये इधर हम लोग देखते हैं कि वेस्टर्न साइड में जो वेस्टर्न फ्रंटियर है, जो पश्चिमी सीमा प्रांत है, वहां पर पर्सिया को वे सारे जो पश्चिमी फ्रंटियर, उसका भूभाग पर्सिया को दे दिया गया। पूर्वी भाग में देखते हैं कि ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का हिस्सा पर अधिकार, उत्तरी इटली के हिस्से पर अधिकार ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। पोलैंड का कुछ हिस्सा जो रूस को दे दिया गया, और फिर पर्सिया को कुछ हिस्सा, जो सैक्सोनी का कुछ हिस्सा, उनको दे दिया गया। इस प्रकार से बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही चारों ओर से फ्रांस को घेरा गया। फ्रांस को घेरने का क्या मतलब था? फ्रांस को घेरने का मतलब, एक क्वेश्चन यहां ये पूछा जा सकता है स्कूल में या कंपटीशन में, कि फ्रांस को जो घेरा गया है इसका क्या कारण था? इसी क्रम में इटली का एक युवक
जो बहुत ही उग्र युवक का उत्पत्ति होता है, जो इस विचारधारा को नेतृत्व करता है, इस विचारधारा को आगे ले जाता है, उदारवादी या उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा, जिसका उद्देश्य था राष्ट्रवाद का स्थापना, प्रजातांत्रिक मूल्यों का स्थापना, एक राष्ट्र राज का स्थापना, जिनका सपना था कि इटली भी एक राष्ट्र राज हो। और इस युवक का नाम था जोसेपी मैत्सिनी। यह जोसेपी मैत्सिनी का मानना था कि इटली भी वैसा ही शाश्वत है जिस तरह कोई शाश्वत चीज, और इस प्रकार से एक शाश्वत यहां पर राष्ट्र राज का स्थापना होना इटली के लिए एक शाश्वत चीज है, इसलिए इटली में भी राष्ट्र राज का स्थापना होना चाहिए और इसके साथ यूरोप के अन्य राष्ट्रों में भी राष्ट्र राज का स्थापना होना चाहिए। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हर प्रकार का कदम जोसेपी मैत्सिनी ने उठाया और बहुत ही उग्र रूप से, हर उग्र रूप चाहे कोई भी कदम उठाना पड़ा, उसके लिए हर कदम इस जोसेपी मैत्सिनी ने उठाया। एक बहुत बड़े युवाओं का वर्ग जो सारे यूरोपियन कंट्री में सक्रिय किया, उनको मोबिलाइज किया, उनको आंदोलन में प्रेरित किया और आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार से उन्होंने प्रशिक्षित किया और ट्रेंड किया। जोसेपी मैत्सिनी का भय, आतंक, इन्होंने इतना आतंक स्थापित कर दिया रूढ़िवादियों के वर्ग में, इन कुलीन लोगों के वर्ग में, जिसके चलते मैटर लिखने यहां तक कहा गया है कि यूरोप में जो कुलीन वर्ग में या रूढ़िवादियों के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति कोई है तो वह है जोसेपी मैत्सिनी। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के नेक्स्ट कड़ी के लिए, नेक्स्ट पार्ट को आप अवश्य देखें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। आई एम अशोक कुमार शर्मा, द चेयरमैन ऑफ पीपल वेलफेयर फाउंडेशन एंड द डायरेक्टर ऑफ AK स्टडी सेंटर। थैंक यू वेरी मच।